स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस रविंद्र ने गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन देने की मांग पर एक बार कहा था कि जब देश में अधिक संख्या में लोग फॉरवर्डनेस की जगह बैकवर्डनेस की ओर बढ़ेंगे तो देश की रफ्तार अपने आप थम जाएगी। जस्टिस रविंद्रन का स्टेटमेंट इसलिए भी सही लगता है क्योंकि बीते 2 दशकों में पूरे देश में बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज उभर कर सामने आई हैं जो खुद को पिछड़ा साबित करके कोटा सिस्टम का हिस्सा बनने में लगी हुई हैं। फिर चाहे वो उत्तर भारत में जाट हो, पश्चिम में मराठा और पटेल हो, दक्षिण में कापूस हो या नॉर्थ ईस्ट में मैतेई समुदाय के लोग। दोस्तों, आप अगर गौर करेंगे तो इन सारी कम्युनिटीज का बैकग्राउंड ये साफ कर देता है कि ये सभी अपने अपने रीजन में एक डोमिनेंट कास्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी खुद को पिछड़ा और अति पिछड़ा बनाने की कोशिश में लगी हुई है, जिसकी वजह से आज न सिर्फ मणिपुर जल रहा है बल्कि कई बार अलग अलग हिस्सों में भी ऐसी ही आग लग चुकी है और हर बार देश को कैजुअलिटी से लेकर अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। फिलहाल इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये समस्या रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले सालों में बढ़ते रिजर्वेशन की मांग के चलते देश में और भी संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि क्या भारत को और रिजर्वेशन की जरूरत है या फिर ये बढ़ता रिजर्वेशन देश के भविष्य के लिए बेहतर नहीं है। दोस्तों, भारत में आरक्षण का इतिहास आजादी मिलने से करीब 20 साल पहले शुरू होता है, जब अंग्रेज अनटचेबल कास्ट के लिए अलग से अनुसूची बना चुके थे। देखा जाए तो इसे ही अनुसूचित जातियां या शेड्यूल्ड कास्ट कहा गया और बाद में भारतीय संविधान में भी इसे जारी रखा गया। अंग्रेजों के देश छोड़ने से पहले ही भारत ने अपनी एक संविधान सभा का गठन किया था, जिनका काम देश के लिए एक बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करना था। दोस्तों, सभा में जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो रिजर्वेशन का ही मुद्दा था। आरक्षण पर इस दौरान बड़े बड़े सवाल पूछे गए। पूछा गया कि अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भी आरक्षण की क्या जरूरत है, इसका असल हकदार कौन है, और सबसे बड़ा सवाल ये था कि आरक्षण कास्ट बेस्ड हो या फिर इकोनॉमी बेस्ड। संविधान सभा में इसको लेकर खूब बहस हुई। बहस को देखकर संविधान सभा ने एडवाइजरी कमेटी बनाई, जिसने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षण की सिफारिश कर दी। दोस्तों, आरक्षण के पक्ष में संविधान सभा के सदस्य एस नागप्पा ने कहा कि देश में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक माइनॉरिटीज हैं। ऐसे में अगर उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया तो देश में उनकी भागीदारी खत्म हो जाएगी, यानी आजाद भारत में भी वो गुलाम ही रहेंगे। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा वो काफी असरदार आर्ग्यूमेंट साबित हुआ। दरअसल उन्होंने कहा कि वो आरक्षण को मना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हर हरिजन परिवार को 10 से 20 एकड़ जमीन के साथ ही उनके बच्चों के लिए हायर स्टडीज के लिए फ्री एजुकेशन दी जाए। साथ ही सिविल डिपार्टमेंट्स या मिलिट्री डिपार्टमेंट्स में इंपॉर्टेंट पोजीशंस का 5वां हिस्सा उन्हें दिया जाए। यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर आप किसी दलित को आगे आने वाले सालों में आरक्षण नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन एक बार में उनके परिवार को इतना मजबूत कर दीजिए कि वो फिर दलित रह ही न जाए। अब ये बात इतनी बड़ी थी कि लोगों को बिल्कुल भी सही नहीं लगा और इसके बदले रिजर्वेशन को ही बेहतर माना गया। दोस्तों, इस तरीके से जब रिजर्वेशन तय हो गया तो बहस आगे बढ़ी। शुरुआत में इसके लिए सिर्फ SC और ST के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया कि भाई इनकी कंडीशन ज्यादा खराब है तो उन्हें सरकारी जॉब्स में रिजर्वेशन दे देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इसका विरोध नहीं हुआ। जाति के आधार पर आरक्षण के विरोध में आवाजें उठी, लेकिन वो आज जितनी आक्रामक नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर भारत में सिर्फ 12% ही लोग पढ़े लिखे थे और इसीलिए देश के लोग इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ठीक से नहीं समझ पाए, जिसके चलते आजादी के बाद 17.5% रिजर्वेशन SC और ST को दे दिया गया। आजादी मिलने पर जब पहली बार सरकारी भर्ती निकाली गई तो देखा जाए तो उसमें 12.5% वैकेंसीज को अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व रखा गया था और 5% को अनुसूचित जनजातियों के लिए, यानी कि उस टाइम देश में महज 17.5% ही रिजर्वेशन था, जिसे 1970 में बढ़ाकर 22.5% कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद मंडल कमीशन की एंट्री हुई, जो भारत के आरक्षण के इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि अब तक ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट जैसा कोई रिजर्वेशन नहीं हुआ करता था। लेकिन 1980 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि रिजर्वेशन में बदलाव की जरूरत है। दोस्तों, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जब उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को सौंपी तो देखा जाए तो उसमें देश के सभी धर्मों के पिछड़े वर्गों की 3,500 जातियों की पहचान की गई थी, जिन्हें भारत में 27% का रिजर्वेशन देने को कहा गया। यहाँ पर आपको बताते चले कि मंडल कमीशन जब ये सब काम कर रही थी उस टाइम देश में मोरारजी देसाई की नॉन कांग्रेसी सरकार थी, लेकिन 80 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार वापस आ गई और 84 में उनकी मौत के बाद राजीव गांधी सत्ता में आए और इन दोनों कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर्स ने इस रिपोर्ट पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1990 में जब फिर से देश में नॉन कांग्रेसी सरकार आई तो प्राइम मिनिस्टर बने VP सिंह और फाइनली इस रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन के नियम को पूरे देश में लागू करवाया गया। दोस्तों, ऐसा होते ही पूरे देश में दंगे और विरोध की आग भड़क उठी, जिसकी वजह से VP सिंह की सरकार तो चली गई, लेकिन ये आरक्षण रह गया। देखा जाए तो 1 साल बाद फिर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई और प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव।
आपको जानकर हैरानी होगी कि 10% का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट उन्हीं के टाइम का था, लेकिन जैसे ही 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मामला सामने आया, वैसे देश में एक और ऐतिहासिक फैसला लिया गया। दरअसल हुआ ये कि इस आरक्षण के खिलाफ 1992 में दिल्ली की पत्रकार इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर दी। उनका कहना था कि देश में मौजूद रिसोर्सेज के लिए 50% से ज्यादा का आरक्षण सही नहीं होगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि अब देश में 50% से अधिक आरक्षण संविधान के खिलाफ होगा, यानी कि उसे लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि 49.5% आरक्षण पहले से ही था और इसी के चलते तब ये आर्थिक आधार वाला रिजर्वेशन लागू नहीं हो पाया। दोस्तों, ये फैसला इसलिए भी हिस्टोरिकल रहा क्योंकि इसी फैसले को बेस बनाते हुए हर बार सुप्रीम कोर्ट कई तरह के रिजर्वेशन को खारिज करता रहा। लेकिन साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ही इंदिरा साहनी जजमेंट को पीछे छोड़ते हुए रिजर्वेशन को फाइनली 50% के बार से ऊपर पहुंचाकर 60% कर दिया। ये एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन अपर कास्ट के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को दिया गया, जिसके बाद से ही एक्स्ट्रा रिजर्वेशन के लिए सालों से अलग अलग कम्युनिटीज के द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों के फिर से शुरू होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मदद से इन कम्युनिटीज की मांग को खारिज किया जा रहा था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में देश भर में एक बार फिर से रिजर्वेशन की मांग उठ रही है, जिससे देश में कई बड़े कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में ये कुछ ऐसी कम्युनिटीज के द्वारा आरक्षण के लिए किए जाने वाले डिमांड और उनके मूवमेंट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, फरवरी 2016 में हरियाणा में सीरीज ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिले। लगभग 10 दिन तक चले इस हिंसक आंदोलन का कारण था जाट कम्युनिटी के द्वारा खुद के लिए आरक्षण की मांग। देखा जाए तो जाट समुदाय के लोग खुद को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने की मांग कई सालों से करते आए हैं। 1990s में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट के बेसिस पर 3,500 से ज्यादा कम्युनिटीज को अदर बैकवर्ड कास्ट के तौर पर 27% रिजर्वेशन दिए जाने की शुरुआत हुई, तभी से जाट भी खुद को उस लिस्ट में शामिल कराने की मांग करने लगे। देखा जाए तो इसी बढ़ती मांग को देखते हुए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने जाट कम्युनिटी पर एक बार फिर से रिव्यू किया, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के जाट शामिल थे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने पाया कि राजस्थान की जाट कम्युनिटी ओबीसी कैटेगरी के लिए क्वालिफाइड है, सिर्फ भरतपुर और धौलपुर जैसे रीजन के जाट लोगों को छोड़कर, क्योंकि इन इलाकों में पहले वही राज किया करते थे। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि एनसीबीसी को राजस्थान के अलावा और भी किसी राज्य के जाट कम्युनिटी के लोग ओबीसी कैटेगरी के अलावा क्वालिफाइड नहीं लगे और इस बीच कई बार ये रिजर्वेशन की मांग उठती रही, प्रोटेस्ट होते रहे, कई बार हिंसा भी हुई। लेकिन इस मुद्दे ने आग पकड़ी 26 फरवरी साल 2014 के बाद, जब जनरल इलेक्शन से कुछ महीनों पहले ही यूपी गवर्नमेंट ने एनसीबीसी की एडवाइस को न मानते हुए देश के 9 राज्यों में रहने वाली जाट कम्युनिटी को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। दोस्तों, इसके बाद से जाट कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट करने की ठान ली और फरवरी 2016 तक आते आते हरियाणा से शुरू हुआ आंदोलन पूरे उत्तर भारत में फैल गया। देखा जाए तो उसमें करीब $4.3 बिलियन का नुकसान हुआ। हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी तरीके से दंगों को खत्म तो करा दिया, लेकिन आज भी लोग खुद को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग करते रहते हैं। दोस्तों, जाट कम्युनिटी की तरह मराठास भी खुद को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने की मांग करते आए हैं। लेकिन साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को इंदिरा साहनी जजमेंट के बेसिस पर रिजेक्ट कर दिया था। मराठों ने 1982 से रिजर्वेशन की मांग शुरू कर दी थी, जब अन्ना साहेब पाटिल ने विरोध में अपनी जान ले ली थी। हालांकि वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पर रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे, लेकिन मंडल आयोग के बाद जाति के आधार पर मराठा रिजर्वेशन की मांग शुरू हुई। 1997 में मराठा संघ और मराठा सेवा संघ ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। साल 2009 तक पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार और विलासराव देशमुख ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। यहाँ तक कि महाराष्ट्र की जनसंख्या का करीब 32% हिस्सा रहे मराठा लोगों को हर पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन मिलता रहा है। दोस्तों, कई बार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास किए जाते रहे हैं कि किसी भी तरीके से मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण मिल सके। जैसे कई बार तो पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने ही नहीं होने दिया और उसके बाद साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रद्द कर दिया। देखा जाए तो कुछ इसी तरीके की मांग गुजरात में पाटीदार समुदाय द्वारा भी की गई थी, जब अगस्त 2015 में हार्दिक पटेल के नेतृत्व में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर पाटीदार समुदाय को ओबीसी लिस्ट में शामिल कराने की मांग करने लगे। ये मांग धीरे धीरे हिंसक आंदोलन में बदल गई, जिसमें करीब 8 लोगों की जानें गई और करोड़ों का नुकसान भी हुआ। हालांकि उसके बाद भी पाटीदार को ओबीसी की लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सका है। मराठा, जाट और पटेल की तरह साउथ इंडिया में कापू कम्युनिटी, जो कि आंध्र प्रदेश की एक डोमिनेंट कास्ट है, वो भी अपने लिए ओबीसी कोटा की मांग करती आई है। देखा जाए तो इस मांग ने भी साल 2016 में हिंसा को जन्म दिया। मांग करने वाले प्रोटेस्टर्स ने ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में रत्नाचल एक्सप्रेस में आग लगा दी थी, साथ ही पुलिस स्टेशन को भी आग के हवाले कर दिया था। दोस्तों, इस तरीके से देखें तो लगभग पूरे भारत में ही कई ऐसी डोमिनेटिंग कम्युनिटीज हैं जो अपने लिए आरक्षण की मांग कर रही हैं। और आइए अब ये समझते हैं कि आखिर ये मांग क्यों की जा रही है। दोस्तों, अभी तक हमने जिस भी कम्युनिटी की बात की, उन सभी का अपने रीजन में दबदबा रहा है। साथ ही उनमें एक कॉमन बात ये भी की वो अधिकतर खेती से जुड़ी हुई कम्युनिटीज हैं, जिनके आरक्षण की मांग के पीछे का मेन कारण है।
नेशनल सैंपल सर्वे की माने तो भारत में 1960 से 61 के टाइम एवरेज लैंड होल्डिंग 2.63 एकड़ हुआ करती थी, लेकिन 2003 एंड 2004 का डेटा बताता है कि एवरेज लैंड होल्डिंग सिर्फ 1.06 एकड़ ही बची है, यानी कि लोगों के द्वारा होल्ड किए जाने वाले लैंड में 60% की कमी आई है। देखा जाए तो इस बात को किसानों पर हुई CSDS यानी कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की स्टडी भी कंफर्म करती है। देश के 18 राज्यों में हुई इस स्टडी के मुताबिक बहुत बड़ी संख्या में किसान खेती के बजाय कुछ और करना चाहते हैं। ऐसे में कृषक जातियों के लिए खेती बाड़ी से निकलने का सबसे बेहतरीन तरीका है अर्बन जॉब। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आने की वजह से कृषक जातियां पुलिस या फिर आर्मी जैसी सर्विस को ज्वाइन करना चाहती हैं। खेती छोड़ने के पीछे के कारणों पर अगर आप नजर डालेंगे तो पैदावार की गिरती कीमतों, अंडर डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, लैंड होल्डिंग के साइज और गवर्नमेंट असिस्टेंस की कमी के चलते कहीं न कहीं आज खेती घाटे का काम हो गया है, जिसके चलते पावरफुल फार्मिंग कम्युनिटीज न सिर्फ कर्ज में डूब रही हैं, बल्कि लाइवलीहुड की भी समस्या खड़ी हो गई है, जिस वजह से महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक के किसानों की आत्महत्या की खबरें सामने आती रहती है। ऐसी सिचुएशन में जिन कम्युनिटीज ने एक टाइम पर ग्रीन रेवोल्यूशन को एक्सपीरियंस किया, उन्हें अब रूरल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे खेती कम प्रॉफिटेबल बनती जा रही है, रूरल यूथ को नौकरी के लिए शहरों में माइग्रेट करना ही पड़ रहा है, लेकिन लिंग्विस्टिक इग्नोरेंस और रूरल लाइफ शहरों में उन्हें एक बेहतर नौकरी के लायक नहीं बनाती, जिसके चलते उन्हें कम सैलरी वाली जॉब करनी पड़ती है, क्योंकि सरकारी नौकरी इतनी कठिन होती जा रही है। ऐसे में लोग प्राइवेट सेक्टर में संघर्ष करते रहते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब न मिल पाने और प्राइवेट सेक्टर में लो वेजेस वाली जॉब के विकल्प के कारण ही गुजरात में पाटीदार कम्युनिटी द्वारा प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की मांग की गई थी। और इसके पीछे कारण ये था कि एक तो वो ज्यादा पैसे भी ले रहे थे और जॉब की गारंटी भी नहीं होती थी। इस तरीके से देखें तो अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की वजह से ही ये देश का एक खास धड़ा रिजर्वेशन को ही अपनी खराब हालत के लिए जिम्मेदार मानता है। ऐसे में हुआ यह कि अब सोसाइटी की मेजर कास्ट्स को ये लगने लगा है कि उनकी पावर में गिरावट आ रही है, जिसके चलते रिजर्वेशन के खिलाफ लड़ाई के लिए रिजर्वेशन को ही चुन लिया है। दोस्तों, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कई सर्वे में दावा किया गया है कि आरक्षण की वजह से ओबीसी कैटेगरी के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिली है, जिसके चलते कई जातियां इस कैटेगरी में शामिल होने की मांग करने लगी और इसी मांग के चलते समय समय पर देश हिंसा और दंगे का शिकार होता रहता है। देखा जाए तो अब EWS के साथ ही 50% का बार छूट जाने की वजह से इस मांग में और भी तेजी आ सकती है। पॉसिबल है कि देश में रिजर्वेशन 60% से बढ़कर 80 और 90% तक चला जाए, जिससे समाज में असमानता बढ़ती ही जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया को और रिजर्वेशन की जरूरत है या फिर इसे धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जाए। दोस्तों, EWS रिजर्वेशन पर जब फैसला सुनाया गया तो ये फैसला 3-2 से EWS के पक्ष में गया, लेकिन जिन 2 जजेस ने इसके अपोज में फैसला सुनाया था उनमें से जस्टिस बेलहम त्रिवेदी के सेपरेट जजमेंट पर काफी बात हुई। हम पिछले 75 सालों से SC/ST को आरक्षण दिए जा रहे हैं, तो इसे ऐसे ही दिए जाने से बेहतर है कि इस मामले को एक बार फिर से रिव्यू किया जाए और ये देखा जाए कि क्या अभी देश में आरक्षण की जगह है या इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, जस्टिस त्रिवेदी ने लोगों को ये बात भी याद दिलाई कि भारत का ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रिजिड बनकर ऐसे मुद्दों को इग्नोर नहीं कर सकता जो नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ हो। देखा जाए तो रिजर्वेशन के मामले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी यही थॉट्स थे। दोस्तों, उनका मानना था कि आरक्षण पूरे तरीके से टेम्परेरी होना चाहिए, वरना ये रूल ऑफ इक्वालिटी को खत्म कर देगा। इसलिए संविधान में प्रावधान बनाया गया कि हर 10 साल पर SC/ST को मिलने वाले रिजर्वेशन का रिव्यू किया जाए और अगर इसकी जरूरत ना हो तो उसे धीरे धीरे कम किया जाए। हालांकि रिव्यू आज तक पॉसिबल नहीं हुआ। हर 10 साल बाद अगले 10 सालों के लिए इस कोटा को एक्सटेंड कर दिया जाता है और ऐसा ही कुछ साल 2020 में भी हुआ, जब आरक्षण को साल 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ऐसे में दोस्तों, जो नियम महज कुछ सालों के लिए बनाए गए थे उसे खत्म करने की कोशिश ही नहीं की जा रही है, जिसके चलते आरक्षण जो सामाजिक और आर्थिक असमानता में कमी करने के लिए लाया गया था उसमें कोई भी बदलाव नहीं नजर आ रहा है और न इस मामले में कुछ ठीक से कहा जा सकता है। और यही कारण भी जिसकी वजह से नए आरक्षण की मांग की जा रही है। दोस्तों, अगर इस सवाल पर गौर करें कि कोई भी सरकार रिजर्वेशन का रियलिटी चेक करने को तैयार क्यों नहीं है, तो उसका जवाब साफ है और वो है पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अगर सिर्फ SC/ST की बात करें तो इस कैटेगरी में आने वाले लोग देश की टोटल पॉपुलेशन में 30% के करीब हैं। ऐसे में अगर इनके आरक्षण को कोई भी पार्टी खत्म करने की कोशिश करती है तो उसे देश की 30% आबादी का बहिष्कार झेलना पड़ सकता है। इसीलिए कोई भी पार्टी से कम या फिर खत्म करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि अलग तरीके से रिजर्वेशन को सपोर्ट करती है, जिससे लोगों का तो कुछ फायदा नहीं होता, लेकिन रीजनल से लेकर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स तक पॉलिटिशियंस को फायदा जरूर होता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत में रिजर्वेशन और बढ़ता है तो
एक दिन ऐसा भी आएगा जो आरक्षण सच में लोगों को एम्पावर कर रहा था, उसका सोशल इम्पैक्ट जीरो हो जाएगा। इन सब के अलावा देश में रिजर्वेशन को खत्म करने या फिर कम करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि सीधे तौर पर इंडिया में ब्रेन ड्रेन की समस्या को क्रिएट कर रहा है। आप इसे ऐसे समझें कि आज हायर स्टडीज के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज में करीब 7% की सीट्स रिजर्व्ड हैं। ऐसे में अपर कास्ट के स्टूडेंट ज्यादा नंबर लाकर भी इंडियन यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस के लिए कम्पीट करते हैं, जिस वजह से फ्रस्ट्रेशन और अपॉर्चुनिटी जैसी सिचुएशन लगातार क्रिएट होती जा रही है और ये सिचुएशंस यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट के साथ कपल कर जा रही हैं, जिससे अपर कास्ट के ब्राइट माइंड्स इंडिया में हायर स्टडीज करने के बजाय तेजी से अब्रॉड में जा रहे हैं और फिर वहीं पर जॉब करना भी प्रेफर कर रहे हैं, जिससे इंडिया में ब्रेन ड्रेन की बड़ी समस्या क्रिएट हो रही है। साल 2022 के डेटा के मुताबिक इस साल इंडिया से अमेरिका में 64,000 से अधिक स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए गए और ये तो सिर्फ अमेरिका का डेटा है। इसके अलावा ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी आज हजारों इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज भी इतनी अच्छी नहीं है कि वो पहले से सोशली बैकवर्ड कास्ट को बेहतर एजुकेशन देकर उन्हें एनलाइटन कर पाए और इसीलिए हमारी यूनिवर्सिटीज इनोवेशन और नई सोच के बजाय पॉलिटिक्स में फंस जाती है, जिसमें रिजर्वेशन का रोल बहुत बड़ा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक डायलेमा ये भी क्रिएट होता है कि रिजर्वेशन को पूरे तरीके से हटाया नहीं जा सकता, जिसके लिए अगर इंडियन यूनिवर्सिटीज में PhD का एग्जाम्पल ले तो आप समझ पाएंगे कि आज भी इंडिया में रिजर्वेशन रिलेवेंट क्यों है। राज्यसभा में एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा दिए गए एक डेटा के मुताबिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में PhD की डिग्री के लिए सिर्फ 2.1% SC स्टूडेंट्स थे, जबकि 9% SC स्टूडेंट्स और 8% OBC स्टूडेंट्स एनरोल हो पाए। यहीं पर आपको एक डेटा और भी चौंकाएगा कि साल 2016 से साल 2020 तक बहुत से IITs में सिंगल प्रोफेसर्स भी SC या फिर ST कास्ट के नहीं थे और इस तरीके से देखें तो आज भी देश में सोशली बैकवर्ड लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी को हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आज आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है तो ऐसे लोगों के लिए चुनौतियां कभी भी खत्म नहीं होंगी। दोस्तों, स्टैनफोर्ड स्टडी की रिपोर्ट दावा करती है कि भारत में SC, ST और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी मिलने पर एलीट इंस्टीट्यूशन में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स से ज्यादा तेज सीख सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन्हें मौका मिलता रहे, जिसके लिए शायद आरक्षण अभी भी जरूरी है। साथ ही इंडियन सोसाइटी के रूट में बसा कास्ट सिस्टम भी आरक्षण को भारत में एक नेसेसिटी ही बनाए हुए है। लेकिन दोस्तों, हमें अपने यहाँ पर होने वाले ब्रेन ड्रेन से भी बचना है और सभी को इक्वल राइट भी देना है। ऐसे में जरूरी है कि जिस रिजर्वेशन पॉलिसी को अब एक पॉलिटिकल टूल बना लिया गया है, उसे सोशल टूल बनाने के लिए फिर से उसका रिव्यू किया जाए और सिर्फ एक एजेंडे के तहत कास्ट बेस्ड आरक्षण को बढ़ाने के बजाय रैशनली ये देखा जाए कि क्या और अधिक आरक्षण इंडिया के लिए बेहतर भी है या नहीं। दोस्तों, सारी कंडीशन इंडियन रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करने की ओर इशारा करती हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने आरक्षण पर एक बहुत ही गौर करने वाली बात कही है कि देश इन आरक्षणों का क्या करेगा जब देश में सरकारी नौकरियां ही नहीं है, और अगर इसमें एक बात को और भी ऐड कर दें तो देश में बेहतरीन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ही ना हो तो एजुकेशन में कोटा सिस्टम क्या कर लेगा। दोस्तों, इस बात से हमें समझ सकते हैं कि आज के दौर में इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ के लिए आरक्षण से ज्यादा डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, अच्छा एजुकेशन और ढेर सारी जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी और तब तक रिजर्वेशन सिर्फ डिबेट, पॉलिटिक्स और वायलेंस से जुड़ा मुद्दा बनकर रह जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि समय समय पर रिजर्वेशन को रिव्यू करने के साथ ही ये तय किया जाए कि देश में ऐसा माहौल आए और ऐसा डेवलपमेंट शुरू हो कि लोग खुद से भी आरक्षण को छोड़ने के लिए राजी हो जाए, जिससे देश के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन को खत्म किया जा सके। दोस्तों, आरक्षण पर आपकी राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।